Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, last lecture we were discussing the last part of tautomerism. Last part क्या मतलब how to predict that which form is more stable या एनॉल कंटेंट, ये सब टर्म्स हमने स्टडी किए. एक बार आप देख लो, गो थ्रू कर लो. परहैप्स आपको डाउट्स तो नहीं होने चाहिए, कल ही हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी you have doubts you ask. एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए आप. Any confusion, any doubts, please ask. चलिए, आई बिलीव नो डाउट. तो एक मैं ऑर्डर आपको देता हूँ, स्टैंडर्ड सा ऑर्डर है. हो सकता है एग्जाम में आपको उसी से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ ले. बड़ा स्टैंडर्ड सा एक्सपेरिमेंटल डेटा आप उसको समझ लीजिए. ये कीटो फॉर्म है, लेकिन इसका जैसे ही आप फिनॉल बनाते हो तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है. तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये परसेंटेज ऑफ एनॉल है इन इक्विलिब्रियम. जब आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कराओगे, तो जैसे इसका आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कराओगे तो आपको जो फॉर्म मिलेगा दैट इज ये इक्विलिब्रियम में ये करीब करीब 99.99%, मैंने 100% अप्रोक्सीमेटली लिखा. ये आप कॉपी करते रहिएगा. ये फिनाइल ग्रुप जो है वो अपने इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है. इसमें भी ये सब एनॉल कंटेंट लिख रहा हूँ मैं. 96% है. एक फिनाइल के बदले तुमने मिथाइल लगा दिया तो अराउंड 89% हो गया, 90% के आसपास. एक्टिव मिथाइलिन तो उसमें प्रेजेंट ही है. इसमें भी देखिए एक्टिव मिथाइलिन प्रेजेंट है. ये सब लिक्विड फेज में, आप लिक्विड फेज में ये सब मैं लिख रहा हूँ डेटा. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको बता रहा हूँ. इसमें देखो, और ये माइंड में अपने आप रखना. एक्टिव मिथाइलिन वाले एग्जाम्पल पे ये जो बीच का कार्बन है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया. इसकी खास बात ये हो जाती है कि डेटा यहाँ से बदल जाता है. मतलब अभी आपका 50% से ऊपर है एनॉल कंटेंट. जैसे ही एक एल्काइल ग्रुप बीच में लगाते हैं, अभी भी एच ये एसिडिक ही है, उसी तरह का एक्टिव मिथाइलिन जैसा, लेकिन एल्काइल ग्रुप से उसके एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगी इसके कंपैरिजन में. राइट. तो जैसे ही रिड्यूस किया, उसकी 50% से नीचे आ जाती है एनॉल कंटेंट. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, कि एक एल्काइल ग्रुप लगा दो, बाकी सब वैसे ही रखो, तो फिर वो 31% से हो जाता है, मतलब 50 से नीचे ड्रॉप करो. अब मैं इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन जो बैड वाला है उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. ये तो अगर ये लिखेंगे तो करीब 5% के आसपास
आपका एनॉल कंटेंट पहुंच जाता है। 5 to 7% रहता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कौन से ग्रुप्स लगे हुए। और जैसे ही आपने दोनों तरफ बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन डाल दिया, याद रखना इस कीटो का परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं मैं, बार बार आपको बोल रहा हूँ। भले ही मैं यहाँ लिखा जाएगा कीटो फॉर्म, लेकिन बोला जाएगा परसेंटेज ऑफ एनॉल फॉर्म, एनॉल कंटेंट ऑफ दैट इक्विलिब्रियम, ये हो जाता है नेग्लिजिबल। ठीक है, ये नेग्लिजिबल हो जाता है। और इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ेंगे ना, CH3 CH3 और इसके पहले लिख देंगे CH3 CH, ये सीक्वेंस आपको पूरा फॉलो करना है। और ये जो लास्ट के 3 है, 3 के नीचे आप लिख दीजिएगा नेग्लिजिबल। कॉपी दिस। अच्छे से गाइस नोट्स बनाइएगा। आपको कोई थियरी की बुक में किसी भी जो भी मार्केट में अवेलेबल है, इनसे बेटर नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, कई जगह पर वो डेटा का बैकअप भी नहीं रखते हैं और केवल थ्योरेटिकल वे में आंसर निकाल करके बस लिख कर रख देते हैं ऑथर्स। तो वो आप नोट्स पढ़ोगे तो आपकी थियरी गलत होगी, थियरी गलत होगी तो फिर क्वेश्चंस बहुत सारे गलत होंगे। क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से करिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा तो एक ही गलत होगा, थियरी अगर गलत होगी तो एक साथ कई क्वेश्चंस को वो गलत कर डालेगी। तो आप नोट्स अच्छे से बनाइए, जो आपको समझ में नहीं आया वो जरूर पूछिए, क्योंकि बाद में जब आप पूछोगे कोई बुक बता दो, तो फिर अगर बहुत बोलोगे तो मैं कोई ना कोई ऐसी इंडियन ऑथर का बुक का नाम ले लूंगा जो भी बेस्ट पॉसिबल है, बट उससे आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए नोट्स आप अच्छे से बनाइए। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स मैंने आपको PDF फॉर्म में भेजी है, ये सब आप पढ़ने का आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, तो मेरा काम एज अ टीचर, मैंने ही उनमें से सारे नोट्स निकाले हुए, हर बुक के जो भी अच्छे वाले पार्ट है। जैसे टॉटोमेरिज्म फिनार करके एक बुक है, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो, बट फिर वो अगर अगर टाइम है तो, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर पढ़ने का मन करे तो आप फिनार एक बुक मैंने भेजी होगी, उससे आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कई अच्छे अच्छे उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन सोलोमन में दिया हुआ है काफी अच्छे से। CH का जो है बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग यूजुअली लेते हैं, उसमें CC का भी दिखाया, और क्यों कम लेते हैं नहीं लेते हैं वो सब भी एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना सारा आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए नोट्स में बार बार बोलता हूँ आप अच्छे से बनाइए। ठीक है, आप किसी भी टीचर से कंपेयर करिए, किसी भी बुक से कंपेयर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेस्ट नोट्स मिल रहे हैं, बस उसको फॉलो करते रहिए। प्रॉब्लम इसलिए मैं बोलता हूँ आप कहीं से भी करेंगे चलेगा। हाँ, अगर मैंने जो रेफरेंस बुक बताई है उसको कर लोगे तो फिर आपको कुछ और शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछना सीखो, आंसर देना सीखो। नहीं दोगे तो फिर टीचर डिप्रेशन में वो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें करा देगा। Guys, have you copied? Should I remove this? Yes. गाइस, मैंने वैसे तो लास्ट लेक्चर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था। आप हर एक इसमें जो ऑर्डर लिखा है, कोई भी 2 पिक करके आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें वही सब फंडाज आएंगे। सबसे पहले एसिटिक एज का फंडा आपको नजर आएगा। इनसे अलग कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा तो आपका एरोमेटिसिटी देखो पहला वाला दिख गया। इसी में गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा, इसी में बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा। तो इसमें मतलब जितने भी फैक्टर्स हमने कल लिखे हुए थे और डोमिनेटिंग फैक्टर्स भी जो लिखे थे, सबके बेसिस पे आप इसको देखोगे तो आराम से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। कोई भी 2 आप कीटो उठा लो और उनका एनॉल कंटेंट आप एनालाइज करो कि क्यों ज्यादा और कम है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट लिखिए, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं एक्चुअली। तो यू मस्ट बी अवेयर कि जो ड्यूटेरियम है
वो आइसोटोप है। तो जब आप बोलते हो ना कि H माइग्रेट करता है, तो वहां पर डी जो है अगर सिस्टम में आ गया तो उसका क्या रोल होगा, तो उसके लिए एक हेडिंग डालिएगा ड्यूटरेशन। ड्यूटरेशन इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा। When a ketone is dissolved, when a ketone is dissolved in D2O, when a ketone is dissolved in D2O, वैसे तो D2O ही sufficient है, लेकिन as we have done acidic tautomerism और base catalyzed tautomerism, इसीलिए आप ऐसा लिखिएगा in D2O containing DCl। DCl समझते हो ना, जैसे HCl था एसिडिक, अब तुमने क्या ले लिया DCl, मतलब वही HCl का आप समझ लो सब्स्टिट्यूएंट, ये राइट। इसको आप क्या बोल सकते हो, एसिड कैटालाइज्ड। और DCl और NaOD, NaOD भी आप समझ पा रहे होगे, NaOH के बदले उसने क्या बोल दिया आपको, NaOD, तो मैं लिखूंगा इसको D2O ऑब्लिक NaOD। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहना। अब सबसे इंटरेस्टिंग लाइन आप लिखने जा रहे हो, all of its analyzable H, I repeat, all of its analyzable, देखो कितना इंटरेस्टिंग ये वर्ड है एनोलाइजेबल, नाम से ही वैसे पता चल रहा है कि जिसका एनॉल पॉसिबल हो, एनोलाइजेबल एच यानी जिसको आप माइग्रेट करा सकते हो। तो कोई बता सकता है पहली नजर में व्हेन यू सी अ कीटोन कौन सा एच एनोलाइजेबल होता है, क्या आप बता सकते हो? सर एसिडिक एच। यस, यही मैं चाहता हूँ, और कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, अल्फा एच। क्योंकि जब आपको पहला स्टेप आएगा ना, तो जहां भी चेंजेस होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अभी डिस्कशन में वही होने वाला है। आपको अपनी मर्जी से एग्जाम में कोई चेंजेस वहां पर देखने नहीं है, जो अल्फा एच के अलावा है जो हम पढ़ के जाएंगे बस उतना ही वहां पर सोचेंगे, ठीक है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगर सब जगह आप इस तरह से सोचने लगोगे तो मिस्टेक कर दोगे। तो सब जगह क्या सोचना है, नॉर्मल चीज अल्फा एच, जहां जहां चेंजेस होंगे उनको अलग कलर में या हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। एनोलाइजेबल एच, all of its analyzable H atoms are exchanged with deuterium, are exchanged with deuterium, are exchanged with deuterium। ठीक है, ये सर बोले बेटा। थोड़ा सा रिपीट करेंगे, एनालाइजेबल एच से। Analyzable H atoms are exchanged with deuterium। सर यस बेटा। सर वो D2O कंटेनिंग DCl के बाद क्या बोला था आपने? D2O containing DCl और D2O containing NaOD। ओके, थैंक यू सर। डन, सबने लिख लिया स्टेटमेंट। एक बड़ा आसान सा इसका एग्जांपल है, सेकंड्स में आप उसको समझ लेंगे। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, कोई बता सकता हाउ मेनी एनोलाइजेबल एच हियर? 3 सर 1 3 3 है ना, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, CD3CHO। अब ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये वाया किसके थ्रू होता है, एनॉल फॉर्म। एनॉल फॉर्म। तो इसका मतलब है कि अगर एनॉल नहीं बन सकता तो ये एक्सचेंज भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जरूर हाईलाइट कर ले, ये नहीं कि बस अल्फा देखा और टिक कर दिया वहां पर। सो इफ एनोलाइजेशन नॉट पॉसिबल, if enolization not possible, then
ड्यूटेरियम एक्सचेंज इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। किसी को कोई इसमें डिफिकल्टी? सबने लिख लिया इसको? गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इसमें। अभी जो जैसे मान लीजिए आपने एनॉल लिखा है ना, ये लिखा, अब ये H वापस आया होगा सिस्टम में तो CH3 बनता, लेकिन उस ड्यूरेशन में कौन है जिसने H को हटा करके अपने आप को प्रोसेस में आगे बढ़ा दिया? D2 E, है ना भाई, H प्लस माइग्रेट कर रहा था, D प्लस सामने आ गया, लेकिन D विनर क्यों हो गया? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना H ही रहता, D विनर क्यों होगा? तो उसका आंसर है कि जो CD बॉन्ड होता है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, CD बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। आप CT ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन CH, ये स्ट्रेंथ है। तो अगर एक भी CH के बदले CD आ गया तो बताओ नेक्स्ट जब एनोलाइजेशन होगा तो CD टूट कर एनोलाइजेशन होगा कि CH टूट करके? CH2 CH टूट करके, यानी फिर दूसरा वाला भी इसी तरह एक्सचेंज हो गया। अब थर्ड वाला भी, थर्ड एनोलाइजेशन भी H टूट कर ही होगा बिकॉज CD स्ट्रॉन्गर होता है। यानी कि ये CD तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि उसके अंदर कोई H प्रेजेंट है अल्फा वाला। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसीलिए कंटिन्यूअस एनोलाइजेशन में ये एक्सचेंज होता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि एक H रिप्लेस हो गया, जितने भी एनोलाइजेबल H है सब रिप्लेस हो सकते हैं। हाँ, अगर मान लो मोर देन वन ऑप्शन दिया है तो ये भी लिखोगे, CDH2 भी लिखोगे, CD2H वाला भी लिखोगे, मतलब लिखोगे सब, लेकिन एक्सचेंज वो सारे होंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये आप लिख लो अपनी स्टाइल से, जैसा भी लिखना हो। सर यस बेटा। सर यहाँ पे हमने डायरेक्ट CT का बॉन्ड क्यों नहीं किया? इसका CT का CT क्योंकि तो आपने T2O थोड़ी ना लिया, आपने D2O लिया है। जिस सोल्यूशन में डालोगे उसका सब्सटेंस एक्सचेंज के लिए आएगा ना। अगर आप सिस्टम में T डाल दोगे तो T भी पार्टिसिपेट कर, T है ही नहीं, जो टीम खेलने जाएगी वही जीतेगी ना। इंडिया खेलेगी नहीं तो फिर भी हम जिता देंगे, तो इमोशनल वाला हो गया बात। सर। यस बेटा। अगर अभी हम ये CD3COH है उसको T3 के किस हाँ हाँ हाँ, वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा। वहाँ पे DTC एक्सचेंज हाँ है। हाँ हाँ, हो जाएगा। ये सब आप लिख लो अपनी स्टाइल में। हाँ, सर वो D2O के स्लैश के बाद क्या है? कहाँ पर बेटा? वो रिएक्शन में ऊपर दिखा है ना कैटली। CH है, CT CDCH। सर स्लैश के बाजू में D2O एस के के बाजू D2O D2O के DCl D2O NaOD, जैसे NaOH होता है ना वैसा। सर वो मैं रिएक्शन में बोल रहा हूँ, रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है। D प्लस H प्लस होता है।
7 sir. Guys, आप डिसाइड करिए इसमें इन हाउ मेनी केसेस टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल. सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर. Yes sir. पहले में पॉसिबल है क्या? नो सर. नहीं. बॉन्ड्स क्यूमुलेट हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? क्यूमुलेट हो जाएंगे बॉन्ड्स. हाँ, क्यूमुलेटिव बॉन्ड. वेरी गुड बेटा. दूसरे वाले में ऐसे तुम लोग पार्टिसिपेट करो ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ कराऊंगा. ठीक है, मेन का तो आप छोड़ ही दो. उसमें तो आपको मेरी तरफ से जो भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा वो लगभग आप फुल कर दोगे. आप केवल ध्यान देते रहना. ऐसे पैचेस आएंगे बहुत सारे जब आपको डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन उसको आप नोट्स में लिखते रहना. जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में वही आ जाएगा. उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं और हो सकता है धीरे धीरे वो भी आपके उस सीक्वेंस में आ जाए, फिट हो जाए. इसलिए आपको अटेम्प्ट करते रहना चीजें, बात करते रहना क्लास में. मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसा लगने लगा तो फिर आप समझते ही हो. सेकंड में क्यों नहीं आपने बोला? सेकंड में यहाँ भी क्यूमुलेटिव. Same case. क्यूमुलेटेड थर्ड में वो हो Possible. सकता है अल्फा एच है still. है ना, इधर है. ये नहीं हो कि एक तरफ ही आंखों का उधर गया और फिर गलत कर दिया. इसमें हो पॉसिबल. सकता है. इधर भी पॉसिबल है ना, लेकिन आपका आंसर तब भी गलत हो गया. अब अपने को लेवल अप करना है, एडवांस लेवल पे पहुंचना है. मेन लेवल तक में आपने क्या रटा हुआ था कि अल्फा एच होना चाहिए, लेकिन अल्फा एच क्यूमुलेटिव वाला नहीं देना चाहिए डबल बॉन्ड, है ना. यहाँ तक ठीक था. अब इसके ऊपर का लेवल, इसके ऊपर का क्या लेवल है कि अगर कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम है जो अगर रिमूव कर दो आप एसिडिक एच की तरह और उसका निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ O तक पहुंच जाए, तो वो वाला H भी अल्फा H की तरह ही बिहेव करेगा. एम आई क्लियर? यस सर. यस सर. जैसे मान लो कि ये एक गामा H है, इसको अल्फा बोलते हैं. दिस इज गामा H. अगर मैं इस गामा H को हटाऊं एंड इफ आई राइट कॉन्जुगेट बेस, क्या ये माइनस लोन पेयर ऑक्सीजन तक जा सकता है रेजोनेंस करते करते? यस सर. यस सर. यस सर. Yes. राइट. इसका मतलब है मैं इसका भी एक एनॉल बना सकता हूं ऐसा. क्या समझ में आया? ये देखो एनॉल बन गया और ये एक्चुअली फिनॉल है. तो सोचिए इसका भी टॉटोमर फिनॉल है, और जो इसके पहले एक एग्जांपल अभी दिखाया था उसका टॉटोमर भी फिनॉल है. देख रहे हो, इसमें अल्फा एच इन्वॉल्व था, इसमें कौन सा एच इन्वॉल्व है? Gamma. गामा. गामा. तो गामा. यहाँ भी यस हो जाएगा.
यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? नो गामा उधर नहीं है यहाँ पर अल्फा गामा। वाला तो होगा नहीं और नो गैमा एच, तो यहाँ पर गैमा एच पार्टिसिपेट करेगा, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और ये तो नॉर्मल है ना? तो जरा इसको अच्छे से आप लिख लो, दिस इज लेवल अप एग्जाम्पल, जिसमें इवन दो अल्फा एच removal gives you cumulative double bond, but here there is a gamma hydrogen which initiates the tautomerism. सर सर मतलब कितना भी दूर हो, अगर ओ के साथ रेजोनेंस में आ गया तो पॉसिबल है। हाँ, O के पास तक माइनस पहुंचेगा तभी तो O को H मिलेगा। मतलब डिस्टेंस कुछ मतलब नहीं, बस ओ के पास नहीं पहुंचना जैसे ये चाहिए। गामा एग्जाम्पल है, ऐसा कोई और भी हो सकता है। ओके। लेकिन अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो गामा तक ही पूछे गए, बट आपके उससे कुछ और भी पूछ ले तभी भी यू विल बी एबल टू आंसर दैट, क्योंकि उसकी लाइन क्या है कि इफ यू रिमूव इट द कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव चार्ज इफ मूव्स टू ऑक्सीजन बाय रेजोनेंस देन दैट H will be analyzable H. सर अगर इसी में गामा परसेंट भी पूछ लिया तो? इसी में क्या कर दिया बेटा? मतलब किसके अंदर इनॉल ज्यादा है? एनॉल ऐसा नहीं पूछता है वो तो, अगर मान लीजिए एनॉल एनॉल आपका ऑर्डर। उसी तरह का एरोमेटिक मिल रहा है तो उसका ज्यादा हो जाएगा। वो सब तो पुराना है कि एनॉल कैसा बन रहा है। ठीक है, Should I remove this? सबने लिख लिया अपनी स्टाइल से जो भी लिखना था? यस सर। बोलो बेटा। सर वो मेटा पोजीशन पे बीटा एच होगा ऐसे। हाँ, मेटा पोजीशन बीटा एच होगा। मैंने जानबूझ के उसको हाईलाइट नहीं किया क्योंकि उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। मेटा पोजीशन मतलब यहाँ तो नहीं बोलोगे, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इस तरह बोल सकते हो या ऑर्थो पैरा मेटा यहाँ पर, वहां तो अल्फा बीटा ही बोलोगे तो बेटर होगा। चल इसको रिमूव करते हैं। अब एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोग हैंडल कर पाते हैं इसको। एडवांस का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, एडवांस का मतलब है नया क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, अब एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आपने ठीक से दिमाग नहीं लगाया तो। अगर डायरेक्ट जल्दी जल्दी सोच लिया तो कहीं सही हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा और तीनों अगर आपने सही मार्क किए तो आपको मार्क्स मिलेगा, समझ लीजिए, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एनालाइजेबल H या फाइंड आउट नंबर ऑफ H atoms which can be exchanged with deuterium, which can be exchanged with deuterium in tautomerism.
ठीक है। 3 मैं दूंगा, तीनों आप इसमें आंसर मार्क करिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। चलिए आप एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके मेरे को आंसर दो। अगर तीनों सही होंगे तो आप समझ लेना कि सही है, वरना गलत है। ठीक है, समझ लीजिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन है विच इज न्यू फॉर यू। कोई सबने अटेम्प्ट कर लिया? यस नो नहीं लिखना है बेटा, नंबर ऑफ H एटम्स लिखना है। गाइस यही क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, आपका न्यूमेरिकल वाले टाइप में भी। आपको x दे देगा, y दे देगा, z दे देगा, और हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड पूछ ले। इस तरह का कैसा भी कॉम्बिनेशन बनाकर पूछ सकता है, लेकिन तीनों सही होंगे तभी तुम्हारा आंसर फाइनली सही निकलेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तीनों आप सही करो ध्यान से देख करके। लेकिन मैंने अलग अलग जानबूझ के दिया है, इससे ये लगेगा कि आप किस लेवल पे हो और एक्चुअल लेवल तक पहुंचने में क्या करेक्शन करना है।
सबने अटेम्प्ट कर लिया? शुड आई डिस्कस नाउ? यस सर। Yes, sir. गाइस देखो, जैसे कि ये पहला वाला, ये सॉरी लास्ट वाला पहले कर लेते हैं, सबसे आसान यही है और ये आंसर तो तुम्हें आना ही चाहिए। बताइए क्या इसमें कोई एनालाइजेबल एच प्रेजेंट है? Yes. नो नो सर। सर। नो। में No, sir. कोई भी एनालाइजेबल एच प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो सर कोई भी एनालाइजेबल, अगर मैं इसी का दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह का डाल दूं एक, और तुमसे पूछूं कि बताओ क्या यहाँ कोई एनालाइजेबल एच प्रेजेंट है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस सर। नो। नो सर यहाँ पर कोई एनालाइजेबल एच प्रेजेंट है? नो नो सर। सर नो, क्यों नहीं प्रेजेंट है? सर क्योंकि That's That's rule. अल्फा rule. एच That's को rule. ब्रिजहेड कार्बन। यस, अल्फा एच प्रेजेंट है, तो क्या हर अल्फा एच एनालाइजेबल हो सकता है? व्हाट विल बी योर आंसर? नो। नो, यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं कोई अल्फा एच क्यूमुलेटिव केस तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई अल्फा एच जो है ब्रिजेड वाला केस तो नहीं है। इस तरह की छोटी मोटी चीजें अगर कर लेंगे तो सब सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें हमारे लिए नो एक्सचेंज आएगा। तो अगर मैं इसके लिए x बोलूं, इसके लिए y बोलूं और इसके लिए z बोलूं, तो मेरा z 0 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सर बोलो बेटा। अगर ये डबल बॉन्ड हटेगा तो फिर लोन पे रहेगा, तो लोन पे तो पहुंच गए। लेकिन डबल बॉन्ड हटेगा क्यों? हमको तो h निकालना होता है ना, हम तो h Yes, sir. माइग्रेट कराते हैं। तो जिस h को तुम तोड़ना चाहते हो पहले उसको तोड़ो, वो माइनस चार्ज का रेजोनेंस करके जा सकता है वो तक। ओके सर। नहीं ओके नहीं, तेरा अगर दिल कह रहा हो तो बोलो हाँ जा सकता है। ये समझ में आ Yes, गया? sir. समझा सर। चलो अब मैं पहले वाले पे आता हूँ। गाइस इसमें कौन सा एच पार्टिसिपेट करेगा बताओ? लेफ्ट वाला एकदम। नहीं नहीं, नाम से बोला जाता है। CH3 वाले। CH3 वाला गामा। हाँ, तो गामा एच जब आप बोलोगे तो उसको सही माना जाएगा। और यहाँ लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ हो गई कि यहाँ जब तुम इस एच को हटाओगे, कॉन्जुगेट बनाओगे, ये तुमने कॉन्जुगेट बेस बनाया, अब यहीं पर डी लगा दो, एक्सचेंज हो गया। लेकिन जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या ओ तक डायरेक्ट जाता है या बीच में भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा? सर बीच में भी Beach में भी रेजोनेटिंग resonating structure में भी मिलता है। बीच में भी। तो जब वो बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा तो उस टाइम पे माइनस किसके पास है? क्या देख रहे हो तुम? कैन यू सी माइनस यस किसके सर, पास अल्फा आया? पे। ये, यानी कि डी यहां भी तो लग सकता है। अरे भाई यहां माइनस लगा, डी प्लस आके लग गया, यहां माइनस आया, डी प्लस यहां लग गया आकर के। तो इसके बाद फिर आपका वो ओ पर जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इसका मतलब है कि अगर आपने इसका आंसर केवल 3 सोचा तो गलत हो गया। आपका ये एच जो नॉर्मली पार्ट नहीं लेता, लेकिन जब गामा वाला पार्ट लिया तो ये डबल बॉन्ड मूव कर गया। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव वाली हालत नहीं है, देखो ना इसके आजू बाजू क्यूमुलेटिव वाली हालत नहीं है। अब यहाँ पर डी एक्सचेंज हो सकता है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस फर्स्ट वन? 4। 4। 4। ये इस बीच वाले बीटा एच को क्यों नहीं पार्ट कराया? क्योंकि हो ही नहीं सकता, आपका माइनस जंप करके थर्ड वाले पे जाता है, ये कभी पार्ट नहीं लेगा, पहले भी नहीं ले रहा था, अभी भी नहीं लेगा। ये अल्फा है जो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गामा एच शुरू हो गया एनालाइजेशन प्रोसेस में। क्या गेस कर सकते हो सेकंड का आंसर क्या होगा? 7। 7. यस, 7 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 7 0।
अगर किसी ने ये कर लिया तो आप समझ लीजिए कि जेई का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आने वाला होगा ना, उस लेवल का है। इट्स नॉट अबाउट कि ये इजी डिफिकल्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपने सोच लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि अल्फा पार्टिसिपेट करता है, मैंने ये बताया कब नहीं करता, मैंने आपको गामा बताया पार्टिसिपेट करता है, उनकी मिक्स्ड सिचुएशन नहीं बताई। जो आप अगर अपने आप गेस कर पाते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट थर्ड वाला तो आपको करना ही था। अगर आपका थर्ड 0 नहीं आ रहा है तो आपको इसको मतलब है कि रीडिंग वापस करनी है नोट्स की, क्या मिस्टेक हुई, क्यों ऐसा हुआ, सोचिए। और अगर तुमने 4-7 में से किसी को प्रेडिक्ट कर दिया तो आप तूफान में जा रहे हैं। देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप बोलिए। अगर हाँ बाई मिस्टेक आपका 4-7 आ रहा है तो भी ये नहीं, आप खुश मत हो जाना, क्योंकि कई बच्चे क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, वो केवल अल्फा और गामा काउंट कर लिए, ये भूल गए क्यूमुलेटिव नहीं हो सकता। तो आप कौन सी स्टेज में हो, इसीलिए एडवांस्ड है। इसमें तीनों मैंने बोला था सही होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 3-1 इधर काउंट कर लिया अल्फा, इधर वाला भी गामा अल्फा सब काउंट कर लिया, 7 निकाला, फिर उनका ये गलत हो जाएगा। पक्का उनका आंसर 4-7-1 लिखा होगा अगर उन्होंने वो दिमाग लगाया। तो आपको हर तरीके से तैयार होना अपने आप, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो यू आस्क। Any confusion, please ask. Should I remove this? 1 minute, sir. Done, sir. डन सर। एक और क्वेश्चन मैं आपको एडवांस लेवल का ही देता हूँ, लेकिन अब डिफिकल्टी इसलिए मैं उसकी कम बोलूंगा बिकॉज कॉन्सेप्चुअली मैंने क्वेश्चन भी वैसा आपको एक करा दिया, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक अभी भी आपके लिए न्यू होगा। अगर आपने इसका भी आंसर कर दिया तो इसका मतलब आपने राइट ट्रैक पकड़ लिया है।
फटाफट आंसर बताइए। फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। Should I discuss? सबने सोच लिया? इस बार आंसर बहुत कम लोगों ने दिया यार।
गाइस डिस्कशन कर लें। Yes, sir. अब आप इसमें देखिए, पहला वाला केस ही ले लेते हैं। जहां जहां आपने सोचा कि यहां से एच तो निकलेगा ही, वहां माइनस बना लो। जैसे मैंने यहां माइनस बनाया। दूसरा एक एग्जांपल, मैंने यहां माइनस बनाया। ये पहली नजर में सबको पता चल जाता है ना? यानी स्ट्रेट आंसर इसका 5 तो आपको स्ट्राइक करता है। क्या कोई और भी पॉसिबल? लेट्स सी। ये जो माइनस है, कैन यू टेल मी ये माइनस रेजोनेंस करके कहीं जा सकता है इस ओ के अलावा भी? बताइए। सर Yes, रिंग sir. में जा सकते हैं। रिंग के अंदर जा सकता है, बिल्कुल सही। यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, और बोले किसी को कोई डिफिकल्टी? No, sir. तो जैसे हमने पहले किया था, ओ पे माइनस पहुंचता है लेकिन उसके अलावा जहां जहां भी माइनस पहुंचेगा, वो उस जगह अगर एच अवेलेबल था तो वहां वो एच के बदले डी लग जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ मिथाइल लगा दूं, अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो प्रॉब्लम होगा, एच है ही नहीं तो कैसे रिप्लेस करोगे? समझे ना? तो इसीलिए जहां जहां भी एच होगा वहां वहां वो डी में रिप्लेस हो जाएगा। इतना याद रखना। तो इसका आंसर यहां से 3, यहां से 2, यहां यहां और यहां से आएगा 1। तो 8। टोटल कितना हुआ? 8। देखिए क्या आपने 8 निकाला था? अगर निकाला है तो बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें इधर वाला देखो, पिछला बार वाला कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, यहां से और यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कितना हुआ टोटल? 9. 9। इस पे इधर आप जा सकता है क्या? करके देख लो, मतलब इसका बनाओ आप माइनस वाला हिस्सा। क्या ये माइनस किसी भी तरह से इस बेंजीन के अंदर जा सकता है क्या रेजोनेंस करते हुए? नहीं, sir. लोन पेयर, सिंगल सिंगल, फिर डबल, तो रेजोनेंस अलाउड है क्या इधर? नो। इसलिए यहां तो कुछ नहीं आएगा, यहीं से आएगा। तो इसका आंसर 3। तो देखो, अगर आपने 8, 9, 3 ये प्रेडिक्ट कर दिया तो आप एकदम सही ट्रैक पे हैं, परफेक्ट हैं। आपको प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छे से करिए। आप ठीक ठाक रैंक भी लेकर आएंगे। इट डज नॉट मैटर आप इस समय किस बैच में हैं। आप प्लीज इसको कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो। Should I remove this?
I remove this. Yes, sir. Guys, अपने बुकलेट जरा निकालिए. Open your booklet. Open your booklet and attempt question number 30. Question number 30. Question number 30. पार्ट ए का 30. हाँ, पार्ट ए का 30 अटेम्प्ट करिए. देखिए आप कर पा रहे हैं. आंसर मत देखिएगा, सीधे सीधे आप आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिए. Sir, question number? 30, पार्ट ए 30, एक्सरसाइज 1 का होम असाइनमेंट 1. वेरी गुड बेटा. वेरी गुड. सब एक्सप्लेनेशन भी लिख रहे हैं. वेरी गुड. इसका मतलब एकदम सही है, आपको समझ में आ रही है चीजें. वेरी गुड. वेरी गुड. देखिए सबको मेरे ख्याल से आंसर आ गया. तो वही ब्रिट्स रूल के बेसिस पे बोलना है. और ब्रिजेट कार्बन पे H जो है अवेलेबल तो है, बट दैट H कैन नॉट टेक पार्ट इन एनोलाइजेशन प्रोसेस, यानी वहां टॉटोमेरिज्म हो नहीं पाएगा. इसलिए इसका परफेक्ट आंसर आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है, बी. बिल्कुल वेरी गुड. सबने लगभग जितने ने आंसर किया है सब एकदम सही. किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पे? एनीवन नो हैविंग सर. एनी कंफ्यूजन? No, sir. अब आप जाइए पार्ट बी का 7th क्वेश्चन. 7 ये सब्जेक्टिव टाइप है. आप अटेम्प्ट करिए और ऑप्शंस मेरे को जो सॉरी करेक्ट आंसर है, ऑर्डर वगैरह जो भी पूछा गया है उसको आप फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए. पीछे से मत देखना आंसर. हाँ,
वेरी गुड। दो तीन ही बच्चों ने आंसर दिया बेटा, अभी फटाफट इसका सोचो ना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहली चीज जो आपको चेक करनी है दैट इज एसिडिक एच। इसके अलावा सडनली अगर तुम्हें कोई एक्सेप्शनल सा बिहेवियर दिख रहा है तो अलग बात है। राइट, इसके सबने अटेम्प्ट कर लिया। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, जैसे इसका पहला वाला ही देखो आप, कौन ज्यादा होगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट ये तो स्ट्रेट आंसर तुमको मैंने लिखवाया है। दूसरा वाला भी सर कौन फर्स्ट होगा बिकॉज पहले? एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल। देखा, अभी तुम लोग फटाफट आंसर, मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स अच्छे से बनाकर रखिए, कोई भी आंसर आपके गलत नहीं होंगे। सी वाले में क्या खास बात है बता सकते हो? सेकंड आएगा। सर सेकंड आएगा क्योंकि Second. फर्स्ट Bad में cross बैड conjugation. क्रॉस कॉन्जुगेशन। फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है? बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन फर्स्ट में। लेकिन दोनों सेकंड तरफ में बैड bad नहीं है। दोनों तरफ बैड है। सेकंड में हाँ, ये दोनों तरफ। बोलना है। अब तुम लोग बिल्कुल सही से पहचान रहे हो। इसमें दो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें एक ही बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये बेटर होगा रिलेटिवली। फिर नेक्स्ट में फर्स्ट वाला बिकॉज फर्स्ट वाला। क्यों? सेकंड में बैड है एक। सेकंड में बैड कॉन्जुगेशन। सेकंड में एक बैड हाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ऑक्सीजन बेस। बिल्कुल सही। और पहले में एक भी नहीं है, है ना?
इसमें केवल गुड वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वाला, सेकंड फिनॉल। ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है ना, फिनाइल डायरेक्ट लगी हुई है तो फिनाइल का इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है एक्टिव मिथाइलिन की, है ना। तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। और एफ वाले में बेटा फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन क्यों? विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ज्यादा। ये भी एक्टिव CL2। मिथाइलिन है, ध्यान से देखो भाई, इधर CHO लगा इधर NO2, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये एक्टिव मिथाइलिन है, राइट। लेकिन ये एक्टिव मिथाइलिन बेटर होगा एज कंपेयर टू दिस अगेन एसिडिक एच, जो इसका एसिडिक एच है वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो यही आंसर हो जाएगा पहला वाला। जी वाले में क्या होगा? फर्स्ट एरोमेटिसिटी आ रही है फर्स्ट। फिर से एरोमेटिसिटी तो नहीं बोलोगे बिकॉज रिंग थोड़ी ना तोड़ दोगे, लेकिन पहले वाले में एग्जैक्टली जैसा हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, कहाँ चले ये वाला, इसके लिए वही चीज यहाँ भी बोल दोगे कि सब कुछ सेम है, खाली फिनाइल एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक। इसलिए ये आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से सारे आंसर्स आप निकालते चले जा रहे, ठीक है। जिन्हें नहीं है एक बार कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। सर बोलो बेटा। सर आपने वो होमवर्क दिया था ना 17 क्वेश्चन तक, 17, हाँ 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 दिया था। उसमें सर डाउट है एक। बोलो ना। सर वो 4th क्वेश्चन, एक मिनट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। ओके, स्ट्रक्चरल बोला है तो इधर उधर घुमा के देख लो कनेक्टिविटी को। तुम्हारे पास है C2FClBrI। सबसे पहले तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो FClBrI फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर सबको H रख दो तो भी आंसर आ जाएगा 1। 1 का मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड ले सकते हो, रिंग तो आ ही नहीं सकती, है ना। अब इसमें एक स्ट्रक्चर कोई बना लो, ये बन गया। अब ऐसी क्या कनेक्टिविटी चेंज कर दो, इधर से उधर बॉन्ड तोड़ करके लगा दो कि आपको नया स्ट्रक्चर मिल जाए। बहुत आसान है। F के बाजू में तुम Cl लगा सकते हो, F के बाजू में तुम Br लगा सकते हो, F के बाजू में तुम I लगा सकते हो। इसके अलावा F के बाजू में कुछ लगा सकते हो क्या? सर बट वो तो ओरिएंटेशन हो गया ना चेंज। ओरिएंटेशन का हो, कनेक्टिविटी अलग हुई बेटा, मैं तोड़ के लगा रहा हूँ। ओके मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम Br और I को खाली वो कर दो, ऊपर नीचे कर दो। मैं कह रहा हूँ Br को उस कार्बन से तोड़ के F वाले कार्बन पे लगाओ, I को दूसरे वाले कार्बन से तोड़ करके F वाले कार्बन पे लगाओ, और Cl को भी उसी तरह से एक लगा सकते हैं। तो टोटल कितने निकले जहां पर स्ट्रक्चर तुम बदल रहे हो? अच्छा 4 है। नहीं, अरे भाई F के अलावा 3 ही तो ग्रुप है। यस तो F के अलावा 3 ही ग्रुप तो F के बाजू में लगा सकते हो क्या? F को भी F की बाजू में लगा सकते हो क्या? नो सर। यहाँ Cl आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, हमने क्या लेना देना इसकी, वो ऊपर नीचे करने से हमको ज्योमेट्रिकल मिलेगा, बट हमको वो तो करना ही नहीं है। ये लो 3 स्ट्रक्चर बन गए। व्हाट इज द इशू? कितना आसान हो गया। ओके सर। और बोलो। सर और वैसे ही 5th में था एक बार। इसमें बेटा 5th में सर 5th। फिफ्थ में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ इज अ गुड क्वेश्चन, मोनोक्लोरिक। सारे बच्चे ध्यान से देखें। फिफ्थ इज अ गुड क्वेश्चन। वो कहता है कि only 2 structurally isomeric monochloro derivatives are possible for which compound। सबसे पहले तो ये क्या है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, पॉसिबल तो बाद में। तो इट हैज बीन फाउंड कि जब किसी एल्केन या कोई भी H, जब इसकी रिएक्शन हम Cl2H के साथ कराते हैं
तो ये H रिप्लेस हो जाता है Cl से। इसको बोलते हैं मोनो क्लोरो डेरिवेटिव। अगर मान लो 2H इसी तरह 2Cl से रिप्लेस कर दो तो उसको क्या बोलोगे? डाइक्लोरो। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं किसी को। ठीक है, अगर वो पूछता है हाउ मैनी डिफरेंट मोनो क्लोरो derivatives are possible, how many different monochloro derivatives are possible। तो डिफरेंट का मतलब है कि जिस H को तुम रिप्लेस कर रहे हो वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो हमको क्या करना होता है, केवल एक चीज निकालनी होती है, फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ H present in the molecule। बस जितने डिफरेंट टाइप्स के H होंगे उतने ही आपको मोनोक्लोरो भी डिफरेंट मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जैसे ऑप्शन ए आप उठाओ, ऑप्शन ए में कहता है नॉर्मल पेंटेन, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तभी आप पता कर पाओगे इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के H एटम्स हैं। कोई बता सकता है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ H एटम्स इन नॉर्मल पेंटेन? 2H। ये मिथाइल, क्या इसके जैसा ही कहीं और कोई है क्या? यस सर। Yes, sir. यस, ये है, तो मैं इसको नहीं चूज करूंगा। क्या इसके जैसा CH2, मतलब ऐसा CH2 जिसके लेफ्ट में जिसके एक तरफ CH3 हो एक तरफ CH2 CH2 CH2, ऐसा कोई और है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ है, सर फ्रॉम द राइट साइड ये सेकंड वन। चूज नहीं। क्या ये वाला CH2 भी इसी के जैसा CH2 है? नो सर। No, No, sir. sir. नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो ऐसा नहीं करना सारे CH2 एक जैसे मान लिया, तो यानी ये भी चूज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप्स के H हैं? 3। 3. 3। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे? 3। 3. 3 आंसर। लेकिन मतलब इसके लिए पूछा गया है 2, तो यानी मेरे को दूसरा स्ट्रक्चर भी चेक करना पड़ेगा, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, चौथा भी। एक बार आप सब लोग चेक करोगे क्या? आंसर डेफिनेटली आएगा। इसको कॉपी भी कर लेना, हाँ? और मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना ही देता हूँ। सब लोग फटाफट इसका आंसर निकालें, सबका ड्रॉ करो और सब में इसी तरह बताओ कितने कितने आ रहे थे। सर टॉलरेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये सब नॉमेनक्लेचर मैंने बताया था आपको। ये टॉलुइन है।
वेरी गुड। चलिए, सो आई बिलीव सबने अटेम्प्ट कर लिया है, ये कॉपी भी कर लिया होगा। मैं आपको बाकी का भी दिखा देता हूँ। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन लिखा हुआ है, तो 2 पे यहाँ 2 मिथाइल है ना, हाँ यहाँ लगाया और 3 छोड़ दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंट एज कहाँ मिल रहा है, ये है, ये नहीं लोगे। और बिलीव में ये चारों CH3 एक जैसे हैं, तो बस एक ही चूज करोगे। ये ले सकते हो, ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हो। यहाँ भी कितना आएगा, 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो टोलुइन देख लो, ये H है यहाँ पर, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। इसके जैसा इधर मैच करेगा, इसके जैसा इधर मैच करेगा। तो यहाँ पर आपके 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आ गए। यानी ये भी नहीं आ सकता। देखो इसमें 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी छिपे हैं। उसने पूछा है कि 2 आइसोमेरिक, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम 3 आइसोमेरिक पूछ ले, 4 आइसोमेरिक पूछ ले। तो इस तरह कई क्वेश्चंस तुम्हारे इसके अंदर ही छिपे हुए हैं। आप उसको भी चाहे तो इस तरह से लिखे कि 1 पॉसिबल क्वेश्चन इज दिस, 1 पॉसिबल क्वेश्चन इज दिस। अब लास्ट वाले में क्या, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 यानी कि यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, ऐसा। तो ये मिथाइल लोगे तो ये नहीं लोगे, और ये मिथाइल भी बिल्कुल इसी जैसे हैं, नहीं लोगे। और एक ये ले लोगे, ये नहीं लोगे। यानी यहाँ पर आपका 2 पॉसिबल है, 2। तो मैं स्ट्रक्चर भी लिख सकता हूँ, ClCH2, यहाँ CH है, CH3 डाल दो, CH CH3 CH3, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ Cl डाल दो, बाकी सब ऐसे। तो ये 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हैं स्ट्रक्चरली। अभी बाद में स्टीरियो भी आएगा, उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरली ओनली 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। सर यहाँ तो Cl लगाया ना, चलो कॉपी कर लो इसको। और ये होम असाइनमेंट 1 आप पूरा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। होम असाइनमेंट 1 पूरा अटेम्प्ट करिए आप अपने आप, है ना। If you have any confusion, please ask. सर Yes बेटा। सर वो 8 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करना है? 8 वाले क्वेश्चन में आप ट्राई करिएगा, अभी डिस्कशन जब करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको। उसमें केवल जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसको आप पहले ड्रॉ कर लो, फिर यही इसी तरह से H हटाकर Cl लगा था तो Cl हटा के H, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ, तो फिर आपको बीच वाला स्ट्रक्चर पता चलेगा। फिर उसमें H2 डाल के उसको लाया गया है, तो ऐसा एल्काइन बनाओ जिसमें H2 डाल दो तो वो वाला कंपाउंड मिल जाए। ऐसा सोचोगे तो आ जाएगा। बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप एक्सरसाइज पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चल